तो बच्चों, तो सेमीकंडक्टर लगभग हमने कंप्लीट, लगभग पूरा नहीं, सेमीकंडक्टर में हमने गेट, पीएन जंक्शन डायोड, फिर पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लीशन रीजन का कंसेप्ट, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस डायोड का कंसेप्ट, डायोड के बहुत सारे न्यूमेरिकल, और साथ साथ में हमने जेनर डायोड पढ़ा था, फिर हमने ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और ट्रांजिस्टर के बेसिक कंसेप्ट पीएनपी एनपीएन, ट्रांजिस्टर में धारा कैसे फ्लो होती है, करंट कैसे जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो ये वाला लेक्चर देखने से पहले प्रीवियस लेक्चर का 10 मिनट रिवाइज कर लेना। बेटा अभी समय है, चिंता मत करो, यहां से देखना मत शुरू करना, मेरी सलाह है आपसे। तो जो लास्ट लेक्चर था ना, उसका 15 मिनट 10 मिनट देखना थोड़ा सा कि क्या क्या बातें बताई थी, है ना, और उसके कंटिन्यूअस में इसको देखना। हम फटाफट ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर समझेंगे, बेसिक डिटेल में कंसेप्ट सब कुछ मैंने बता दिया है आपको। मैंने आधा घंटा तो पढ़ा दिया ट्रांजिस्टर, ऑलमोस्ट समझ में आया कि नहीं आया? ऑलमोस्ट आधे घंटे 40 मिनट पढ़ाया मैंने ट्रांजिस्टर, आई थिंक 40 मिनट। तो 40 मिनट ट्रांजिस्टर में मैं कुछ नहीं पढ़ाया, मैं बस ट्रांजिस्टर पे चर्चा कर रहा था। ये एन होता है, पी होता है, इसमें डोपिंग ज्यादा होता है, क्यों होता है, बेस का काम क्या है, कलेक्टर का काम क्या है, उसकी वर्किंग क्या होती है, उसमें ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है। ट्रांजिस्टर का मतलब अंदर में तुम रेसिस्टेंस ही समझो, पोटेंशियल ड्रॉप का डिफरेंस लिखना सिखाया था, करंट का इक्वेशन, वोल्टेज का इक्वेशन समझाया था, सारी चीजें तो बताई थी। अब हम यहां से डायरेक्ट शुरू करेंगे ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। देखिए, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, आपको बताया था कि एक मिनट, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, एज अ एम्पलीफायर। ये ट्रांजिस्टर कौन सा है पहले तो ये बताओ, देख के बताओ ये कौन सा ट्रांजिस्टर है। सर ये है आपका एनपीएन। कैसे पता चला? तो देख के पता चला, यहां से करंट निकल रही है तो निकलने वाला करंट एनपीएन होता है, करंट पीता तो ये पीएनपी होता। चलो साहब, ये भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। चलो अब बताओ, यहां पे करंट बाहर निकल रहा है, इस करंट की बाहर निकलने का जो डायरेक्शन है, क्या ये बैटरी डिसाइड करता है कि खुद ही ट्रांजिस्टर डिसाइड करता है? ये खुद ही ट्रांजिस्टर डिसाइड करता है। इसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो सब सही होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। क्या इसके अकॉर्डिंग काम यहां पे हुआ है? इसकी गारंटी कौन देगा? इसकी गारंटी ये देगा कि ये एनपीएन है, तो बेटा यहां पे है एन, ये है पी और ये है एन। इनपुट को हमने रखा है फॉरवर्ड वाइज। कैसे तो देखिए, P को यहां पे हायर पोटेंशियल दिया, P फॉर पॉजिटिव, और यहां पे देखिए ये लोअर पोटेंशियल है निगेटिव, N फॉर निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड वाइज है। आउटपुट हमने बेस पे इनपुट दिया ना, देखो बेस को मैंने फॉरवर्ड वाइज रखा। यहां पे देखिए आउटपुट है आपका यहां पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसको दिया हमने? N को। पॉजिटिव N को देना मतलब रिवर्स वाइज, और इधर मैंने निगेटिव किसको दे दिया? N को। पॉजिटिव N को दिया, ये ज्यादा हायर पोटेंशियल पे दिया है, तो ये जंक्शन क्या हो गया आपका? रिवर्स वाइज हो गया। ये जंक्शन आपका रिवर्स वाइज हो गया। तो साहब ये रिवर्स वाइज में काम कर रहा कौन? आउटपुट जंक्शन। और इनपुट कैसे कर रहा? फॉरवर्ड वाइज में। सर इनपुट आउटपुट मतलब क्या होता है? बेटा ये वोल्टेज है बैटरी, जिसको हम VBB से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सर ये तो VBE बोल सकते हैं, क्योंकि बेस और इमीटर के बीच लगाया आपने। हाँ, लेकिन इमीटर का कुछ मतलब ही नहीं है अब, ना तो इमीटर करंट से कोई मतलब है, ना ही इमीटर का कुछ वोल्टेज है। इमीटर से कोई बहस नहीं है अपने को, इमीटर का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब है किसका? मतलब सिर्फ और सिर्फ है आपका बेस का और कलेक्टर का। बेस पे आप इनपुट देंगे, कलेक्टर पे आप आउटपुट लेंगे। क्यों सर? क्योंकि ये कॉमन इमीटर है, इमीटर दोनों में कॉमन चला जाएगा। इमीटर हमारे किसी काम का नहीं है, और यही सिर्फ आपके सिलेबस में है। क्लियर है ये बात? तो इनपुट देने का मतलब ये वेरिएबल वोल्टेज हमने इनपुट दिया है। ये आरबी पता है, इनपुट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं क्योंकि बेस में मैंने रेजिस्टेंस दिया है। आईबी इनपुट करंट बोल सकते हैं, या आईसी आउटपुट करंट बोल सकते हैं। अब बच्चों को यहां पे डाउट होता है, मुझे भी हुआ था जब मैं पहली बार पढ़ रहा था, सर आप इसको कह तो रहो आउटपुट करंट, आईसी को मैं 20 बार बोल चुका हूं और लिख भी चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में। आईसी को बोल तो रहे हो आउटपुट करंट, लेकिन ये तो सर अंदर जा रहा। हाँ, तो अंदर जाता हुआ करंट ही आउटपुट करंट होगा इसमें। क्यों? क्योंकि हमने यूज किया एनपीएन। यहां एनपीएन में करंट निकलेगा इमीटर से, और इमीटर से निकलेगा तो इसमें अंदर जाएगा। तुम पीएनपी यूज कर लो, पीएनपी में करंट पिएगा, इमीटर करंट पिएगा, तो यहां से करंट निकलेगा। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है ना, उसको देख के आप इनपुट आउटपुट मत समझो। ये आईसी मतलब आउटपुट है, वो अंदर जा रहा है बाहर जा रहा है, ये तो एनपीएन डिसाइड करेगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर, यहां पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? क्या ये जो बैटरी लगा ये आउटपुट वोल्टेज है? नहीं, ये कांस्टेंट पोटेंशियल का एक वोल्टेज लगाते हैं, इसकी विभव नियत रहती है। तो सर लगाते क्यों है? क्योंकि हम यहां पे कलेक्टर को रिवर्स वाइज में रखना चाहते हैं।
अगर हम ये बैटरी ना लगाए तो कलेक्टर अगर फॉरवर्ड बाइस में चला गया तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था ना रिवर्स रिवर्स कट ऑफ रीजन में चला जाता है, वो मैं आगे भी समझाऊंगा। तो ये बाइसिंग, ये जो बैटरी आउटपुट नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई सर्किट बनाओ और 5 वोल्ट की बैटरी लगा दो आउटपुट हो जाएगा, नहीं, आउटपुट नहीं है। सर यहाँ पे आउटपुट असल में होगा क्या? इस रेसिस्टेंस आरसी के अलॉन्ग जो आउटपुट पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम ये आउटपुट नहीं कहते, हम आउटपुट कहते हैं यहां से लेकर के यहां के बीच के विभव पतन को, इसको हम बोलते हैं वी आउटपुट, इसको हम बोलते हैं वी आउटपुट। यहां से लेकर के और यहां, मतलब इस बैटरी और रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप को इंक्लूड करके हम बोलते हैं आउटपुट, और ये आपका इनपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर में चलना मैंने आपको सिखा दिया है। करंट का इक्वेशन आप यहां से आराम से लिख सकते हैं। करंट का इक्वेशन क्या होगा? तो सिंपल है सर, आई बराबर आई सी प्लस आई बी, ये करंट का इक्वेशन होगा। ये तो 100% डन है, ये करंट का इक्वेशन है, ये तो 100% डन है, ये करंट का इक्वेशन है। चलो साहब ठीक है ये करंट का इक्वेशन। उसके बाद जब हम यहां से घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे, तो यहां पे पोटेंशियल, कभी कभी सर्किट में देखो ग्राउंड किया होता है, कभी कभी ग्राउंड नहीं किया होता है, तो कोई बात नहीं, ग्राउंड नहीं भी किया होगा, किया होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंड किया होगा पोटेंशियल 0 मान सकते हो, नहीं किया होगा तो यहां से चलो, यहां पे कुछ पोटेंशियल V मान लो और फिर यही घूम के आ जाओगे। हम किरचॉफ्स लूप रूल आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं पढ़ाया था, मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह चलना आपको जरूर सिखाया था, है ना, ये तो सिखाया था ना। तो बस हमें यहां से चलना है, ग्राउंड कर दी तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो अब यहां से जाएंगे और लोअर से हायर में जब हम कूदते हैं बैटरी के, तो उसके पोटेंशियल ऐड हो जाती है। मान लो यहाँ पोटेंशियल 0 वोल्ट 0 0 0 0 और यहाँ बैटरी लगी, बैटरी का मतलब क्या है? ये विभवांतर पैदा कर रहा, इसके तुलना में यहाँ पे VBB ज्यादा विभव है, तो हम कहेंगे कि ये 0 0, तो यहाँ पे प्लस VBB, तो ये होगा, पहले लिख देता हूं मैं क्या कर रहा हूं, KVL लगा रहा हूं, KVL इन इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट। तो देखो क्या होगा बेटा, ये ड्राइव करो इसलिए समझाने की जरूरत है, लेकिन तुम्हें एग्जाम के लिए ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए जो पढ़ने की जरूरत होगी मैं बताऊंगा। चलो 0 0 0, यहां पे बोलो क्या होगा, VBB। इतना समझ आ गया? ठीक है। अब जब हम यहां से जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो जाता है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, IBRB ड्रॉप होगा, तो आप लिखेंगे यहां पे माइनस IBRB। और करंट की डायरेक्शन में ही मैं जंक्शन ट्रांजिस्टर को क्रॉस कर रहा हूं, बेस करंट अंदर घुसा, मीटर करंट बाहर आया, यहां से कूद के मैं यहां आ रहा हूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये बेस और ये मीटर, तो लिखेंगे माइनस VBE बेस मीटर वोल्टेज, और आप यहां पे पहुंच जाएंगे 0 वोल्ट पे, तो ये क्लोज लूप बन गया। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? 0, क्योंकि जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, जहां से चले थे वहीं पे आप पहुंच गए, ठीक है ना। देखो ना, जहां से चले थे आप, यहां पे पोटेंशियल क्या है बोलो 0, तो अब यहीं पे पहुंच गया। अब इसमें इनपुट है कौन? सर इनपुट ये VBB को इनपुट बोला है, ये VBB को इनपुट बोला है, तो हम इसको इनपुट बोल देते हैं, और ये दोनों ऋणात्मक में उधर जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, ये हो जाएगा VBE प्लस IBRB, ये इक्वेशन हो जाएगा बेटा एक, ये समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही समीकरण हम लगाते हैं आउटपुट के लिए, KVL इन आउटपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट। जब आउटपुट सर्किट में हम KVL लगाएंगे तो यहां पे चलिए देखते हैं, यहां से हम घूमना शुरू करेंगे, यहां पे 0, चलो 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 चलो, ऐसे घुमा ऐसे, इसमें भी ऐसे घुमा था, यहां बोलो 0 0 0 0 0 0 0 0, यहां से कूद के जाएंगे तो VCC, यहां पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ICRC, और इधर से आएंगे कलेक्टर पे, हम यहां पे बैठे हैं और मुझे मीटर पे जाना है, करंट ऐसे घुस के ऐसे निकला, तो यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो होगा माइनस VCE। ये मैं पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अब सर यहां पे आउटपुट आप किसको बोल रहे हो? VCC तो आउटपुट है नहीं, आउटपुट कौन है? तो यहां से लेकर के यहां के पोटेंशियल को हम आउटपुट बोलेंगे, और ध्यान से देखो यहां पे पोटेंशियल डिन इसके बराबर होगा, क्योंकि बीच में कोई रेसिस्टेंस, कोई बैटरी नहीं है। तुम कह सकते हो सर यहां पे पोटेंशियल तो 0 है, हाँ 0 मान लो, हम तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिफरेंस की कैसे बात करेंगे? मान लो यहां पे कुछ पॉइंट है X, तो बोलो यहाँ पे पोटेंशियल जितना भी होगा, चाहे 0 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे होगा VX और ये होगा मान लो I VI, तो यहां से यहां तक पोटेंशियल आपका वही तो है, कलेक्टर से मीटर का वोल्टेज, तो इसको हम बोल देंगे आउटपुट। एग्जैक्टली इसी के क्रॉस देखो, यहां पे कलेक्टर का पॉइंट एग्जैक्टली, ये देखो कलेक्टर का पॉइंट, ये मीटर का पॉइंट एग्जैक्टली, ये मीटर पे लगाया, तो ये दोनों पॉइंट कलेक्टर मीटर के क्रॉस ही तो लिया है, तो इसको हम बोलेंगे आउटपुट, इसको हम बोल देंगे आउटपुट। तो V आउटपुट क्या हो जाएगा? V आउटपुट हो जाएगा VCC माइनस ICRC। तो आपको बस ये याद रखना है,
बहुत सुंदर तरीके से मैं बोल रहा हूं, बहुत सुंदर तरीके से देख, ये क्वेश्चन देख लिया ना, बहुत सुंदर तरीके से बोलूंगा। देख, जैसे ही इनपुट की बात होगी, जैसे इनपुट की बात होगी, इनपुट में तो सब बेस 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 होता है, इनपुट में तो सब बेस 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 होता है, इनपुट में तो सब बेस 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 होता है, तो हम क्या लिख रहे हैं, देखिए, वी इनपुट बराबर वी बी ई प्लस आई बी आर बी। देख, बी 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 बी, चल देख इधर, आउटपुट वी आउटपुट बराबर बोल बी सी सी, देख सी सी माइनस आई सी आर सी, देख सी 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 सी, समझ, आउटपुट में बस एक माइनस है, इनपुट में प्लस है। देख, ये इक्वेशन यहां पे ड्राइव किया है, ड्राइव की अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा सा भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे सिमेट्री से देख पा रहे हैं कितना आसानी से ये चीजें हमने आपको बता दी, कितनी आसानी से ये चीजें बता दी। अब यहां पे इनपुट फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। इनपुट क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल इनपुट के लिए इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलन कर देंगे। जैसे ही अवकलन करेंगे, जैसे ही हम अवकलन करेंगे तो इसको बोलेंगे डेल्टा वी इनपुट, क्योंकि इनपुट एक एसी है तो ये बिट्स में मिलेगा, एक मतलब इंटरवल में मिलेगा। बी जंक्शन पोटेंशियल ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। कैसे, तो देखो देखो इधर देखो, यहां पे समझना, ये है बेस और ये मीटर। बेस से लेकर के इमीटर के बीच में एक डायोड बना है, और डायोड में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो पहली बात कि वो नी वोल्टेज के क्रॉस होगा। अगर फॉरवर्ड वाइज में जाएंगे तो आपको बताया था मैंने बहुत अच्छे से कि फॉरवर्ड वाइज में ही डायोड के लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप का कोई मतलब है, रिवर्स वाइज में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो फॉरवर्ड वाइज में हम जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, है ना, और होगा भी तो फॉरवर्ड वाइज के ग्राफ में आप जाके अगर फील करने की कोशिश करेंगे, फॉरवर्ड वाइज के ग्राफ से अगर फील करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये करंट और ये वोल्टेज, अगर ये फॉरवर्ड वाइज में आ गया है तो देखिए उसके डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, फिक्स्ड। तो ये होता है फिक्स्ड, कांस्टेंट, कांस्टेंट। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0, उधर बचेगा आपका डेल्टा आई बी आर बी, ये बचेगा डेल्टा आई बी आर बी, सिंपल। ये एसी के लिए कह सकते हैं अपन, क्योंकि वेरिएबल हमने लिया है। वेरिएबल डीसी या एसी के लिए कह सकते हैं, ये फिक्स्ड डीसी के लिए इक्वेशन बनेगा ना, फिक्स्ड डीसी के लिए हो ना, फिक्स्ड डीसी के लिए, तो यही इक्वेशन हम यूज करेंगे। देन वेरिएबल एसी के लिए हो, वेरिएबल डीसी के लिए हो या एसी के लिए हो, इक्वेशन ये हो जाएगा। चलिए आउटपुट वोल्टेज, इसको अगर हम अवकलन करें, अवकलन करें तो आप ध्यान से अच्छे समझिएगा, ये डेल्टा वी आउटपुट, और हमने बताया था कि ये जो वीसीसी है वो क्या है, नियत विभव का एक बैटरी लगा है। अगर ये नियत विभव का बैटरी लगा है तो इसका अवकलन हो गया 0, तो ये बचा माइनस डेल्टा आई सी आर सी, ये इक्वेशन आएगा, आपको डेल्टा वी आउटपुट आ गया। ठीक है, अब यहां तक असल में आपको ज्यादा नहीं समझना था, क्योंकि 95% क्वेश्चन, 95 से ज्यादा 99%, नीट का तो 100%, मॉड्यूल का 90%, नीट का तो 100%, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 100% सवाल तो सिर्फ यहां 4 फॉर्मूले से सॉल्व होगा, और उसको जितनी अच्छे से आप समझ लो, फील कर लो, विजुअलाइज कर लो, याद रख लो, सवाल हर नीट का पूछा हुआ सवाल इसी पे सॉल्व हुआ है। सर यहां पे आपने 3 ही लिखा है, बोल 4 रहे हो, 4 है, एक और लिखूंगा। 4 फॉर्मूला सारे सवाल सॉल्व, 4 फॉर्मूला सारे सवाल सॉल्व। सर कैसे, तो देखो कैसे, ये एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीफाई करना, बढ़ाना। तो सबसे पहले किसको बढ़ाएगा, वही करंट वोल्टेज पावर, अरे धारा, और दूसरा तुम्हारा हो गया विभव और शक्ति। तो पहला हम डिफाइन करते हैं धारा लाभ, पहला हम डिफाइन करते हैं धारा लाभ, धारा लाभ, दूसरा होता है विभव लाभ, तीसरा होता है शक्ति लाभ। लाभ मतलब कितना लाभ हुआ, गेन कितना हुआ, गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन। तो ये गेन है, मतलब कितना आउटपुट मिला बटा इनपुट, कितना आउटपुट मिला बटा इनपुट, कितना आउटपुट मिला बटा इनपुट। तो ये सेम भौतिक राशि, जैसे धारा लाभ है तो आउटपुट धारा बटा इनपुट धारा, विभव लाभ है आउटपुट विभव बटा इनपुट विभव, शक्ति लाभ है आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति। तो ये एक ही समान भौतिक राशि का अनुपात है, मतलब ये सारे ही बीमाहीन तथा, मैंने आपको वैसे उसमें भी समझाया था सर, किसमें सर, किसमें मैंने आपको समझाया था वहां पे यूनिट एंड डायमेंशन में कि धारा लाभ, विभव लाभ, शक्ति लाभ सारे ही बीमाहीन होते हैं, सारे ही बीमाहीन है, सारे ही बीमाहीन होते हैं, सारे बीमाहीन होते हैं, सब के सब बीमाहीन है। अरे दादा, अगर सब का सब बीमाहीन है मतलब एक समान भौतिक राशि का अनुपात होगा, तो ये तो पक्का हो गया कि एक समान भौतिक राशि का अनुपात होगा। और दूसरी बात ये भी पक्का हो गया कि आउटपुट बटा इनपुट होगा,
आउटपुट तो देखो सब में एक चीज कॉमन है, आउटपुट इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट इनपुट और एक समान भौतिक राशि का अनुपात। जब मैं कहता हूं धारा लाभ तो आउटपुट धारा बटा इनपुट धारा, और आउटपुट मतलब कलेक्टर और इनपुट मतलब बेस है, तो चीख चीख के चिल्लाया था पिछले क्लास में, तो बस लिख दे, ये हो गया तेरा आईसी बटा आईबी। कई बार बच्चा भूल जाता है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं हम धारा लाभ को, कि सर ये आपने बताया तो था आईसी बाई आईबी, लेकिन मैं भूल जाता हूं, मैं भी भूल जाता था, लेकिन अब नहीं भूलोगे, क्योंकि हमें पता है आउटपुट का मतलब ही होता है कलेक्टर, सिनोनिम से, इनपुट का मतलब ही होता है बेस, तो आप बेझिझक इसको लिखेंगे। इसको हम डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी भी लिख सकते हैं। यह है आपका एक फिक्स्ड आईबी आईसी आईबी के लिए, और यह वेरिएबल के लिए। कई बार क्या होता है कि तुमको दो धारा दे देगा, बेस धारा यहां से यहां तक परिवर्तित हुआ तो कलेक्टर यहां से यहां तक परिवर्तित हुआ, तो दोनों का अंतर निकाल लोगे, दोनों के अंतर के अनुपात को ही हम धारा लाभ कहते हैं इसी में। अब वोल्टेज लाभ, तो आउटपुट वोल्टेज डेल्टा वी आउट बटा डेल्टा वी इन, और डेल्टा वी आउट और डेल्टा वी इन का यहां पे वैल्यू निकाला है मैंने, आपको बताया था आउटपुट मतलब सी 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 सी, लेकिन एक माइनस आता है, इनपुट मतलब बी 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 बी, तो यहां देखो डेल्टा वी आउटपुट क्या है सी सी, माइनस साइन के साथ सी सी, इनपुट क्या होगा बी बी, ये क्या होगा सी सी, वोल्टेज बराबर क्या होता है आई आर, वोल्टेज बराबर क्या होता है आई आर, तो यहां पे होता है देखो माइनस डेल्टा आईसी आर सी, यह होगा डेल्टा आईबी आरबी। देख इनपुट बीबी, इनपुट बीबी, आउटपुट सीसी, इनपुट बीबी, आउटपुट सीसी। रामलाल देख कितना आसान है। हाँ यहां पे माइनस आया, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या निगेटिव में है वैल्यू, नहीं ये असल में है तो ज्यादा ही पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है फेज डिफरेंस का, कालांतर। ये देखो कोई चीज एग्जैक्टली माइनस में चला जाए हम तो हम कहते हैं पाई का कालांतर, तो इस पे तो n नंबर ऑफ टाइम सवाल पूछ लिया है कि कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर में इनपुट विभव तथा आउटपुट विभव में कालांतर बताएं, तो इनपुट और आउटपुट विभव में कालांतर होता है पाई का, और सिर्फ कॉमन इमीटर में होता है, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर में नहीं होता है, लिख लेंगे। कई बार सवाल ये सब छोटे छोटे सवाल इसके कंपेयर में ही पूछ लेते हैं उधर से, और कोई खास बात नहीं। ठीक है सर, बढ़िया सर। अब ध्यान से देखिए, तो हम इसको धारा लाभ को एवी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एवी इज इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी क्या होगा बीटा, तो हम लिख सकते हैं बीटा आर एल बाई आर इन। सर ये क्या आप घुसा दिया आपने, ये बेटा जोरदार चीज घुसा है, इसी पे सवाल बनेगा। आपको बताया था कि आरसी ही आउटपुट है, आउटपुट ही लोड है, इनपुट ही आरबी है, आरबी ही इनपुट है। बोलो बोलो बोलो, सही बात है। ठीक है, इधर देखो पावर शक्ति ला, आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति। जैसे यहां पे आपने विभव को लिखा आई आर और आउटपुट में लिखा विभव वी बरा आई आर ही तो है, आई आर ही तो है, देख वी बरा आई आर ही तो है, ये आई आर, इनपुट बीबी आउटपुट सीसी, इनपुट बीबी आउटपुट सीसी, इनपुट बीबी आउटपुट सीसी। और यहां पे शक्ति P बराबर, तो P बराबर आईवी, आईवी यहां पे इनपुट है तो ये डेल्टा वी इंटू आईबी, मतलब आईबी, हाँ आईबी, सॉरी सॉरी, ये डेल्टा वी आउट इंटू आईसी। सर डेल्टा आईसी लिखो, हाँ लिख ले तू, कोई बात नहीं क्या करना उसका ज्यादा, वो तो डिपेंड करता है ना सवाल में क्या दिया हुआ है, फिक्स वैल्यू तो फिक्स वैल्यू भी यूज करेंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं शक्ति लाभ और इसको लिख सकते हैं धारा लाभ। अबे तू पहले ही लिख सकता था, इसको क्या लिखेगा सुन इधर, शक्ति लाभ बराबर, शक्ति बराबर धारा गुना विभव। तो यहां से देख, अगर माइनस को इग्नोर करेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही बात करते हैं, ये तो पाई का फेज डिफरेंस बता रहा है, कैलकुलेशन में इसको नहीं लेना, बस यहां से समझना है। तो चल एपी बराबर बोल क्या होगा, एपी बराबर हो जाएगा एवी इंटू बीटा। 4 बार सवाल इससे आज तक पूछा जा चुका है, 4 बार, इससे 4 बार सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा तुम्हारा ट्रांस चालकता, जिसको हम ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस कंडक्टेंस को हम जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसका बीमा होता है, बीमा या इकाई कह सकते हो 1/ओम के बराबर। मतलब ये होगा तो आउटपुट बाय इनपुट, सारे में होगा तो आउटपुट बाय इनपुट, लेकिन ये एक समान भौतिक राशि का अनुपात नहीं होगा। एक समान भौतिक राशि का अनुपात हमेशा बीमा ही होता है, एक समान भौतिक राशि का अनुपात नहीं होगा। तो 1/ प्रतिरोध आ जाए, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, बहुत आसान है, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा धारा बटा विभव, मतलब आउटपुट धारा बटा इनपुट विभव। देखो ना I बाई वी होता है 1/r, तो यहां से ट्रांस कंडक्टेंस मतलब जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी भी कभी लिखा जा सकता है। जीएम इज इक्वल टू बताओ आईसी बाई वी, ये आ जाएगा, डेल्टा आईसी बटा डेल्टा वी, ये आ जाएगा। समझ आया? अच्छा, इसी को हम ऐसा करें,
इसी को हम ऐसा करें कि डेल्टा आई सी बटा वी इन तो है ही है, इसको मैं डेल्टा आई बी से गुना और डेल्टा आई बी से भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हाँ नहीं पड़ेगा। और मैं ध्यान से देखूं तो इसको कह सकता हूं बीटा, हाँ कह लो, बिल्कुल आराम से कह सकते हो इसको बीटा। तो यहां से देखना जीएम इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा बीटा, और ये है इनपुट धारा बटा इनपुट विभव, मतलब इनपुट प्रतिरोध, सोच धारा बटा विभव प्रतिरोध। और वैसे भी जीएम में ये बीटा बीमा ही, तो नीचे प्रतिरोध लगाने के लिए नीचे प्रतिरोध आना चाहिए, ये हो जाएगा आपका आर इन। आरबी लिखो या आर इन लिखो एक ही बात है। उसी तरीके से अगर इस फॉर्मूले में, ये तुम खुद कर सकते हो, अगर इस फॉर्मूले में आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज से गुना और भाग करो, सुन मेरी बात, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज से गुना और भाग करो, तो यहां से ट्रांस कंडक्टेंस का एक और सूत्र आता है ए भी बटा आर एल, ये ट्रांस कंडक्टेंस का सूत्र आता है। तो यहां पे ट्रांस चालकता का 3 सूत्र हो गया भाई, तुम्हारे पास 3 सूत्र हो गया, आउटपुट धारा बटा इनपुट वोल्टेज, बीटा बटा आर इन, और जीएम इज इक्वल टू ए बी बटा आर एल। इसमें यह याद रखना कि आर तो हमेशा नीचे ही आएगा, क्यों? क्योंकि इसका बीमा ही होता है 1/पाई। कई बच्चे तो खुद ही यहां पे ड्राइव कर चुके होंगे बीमीय रूप से, कंसेप्ट से और बीमीय रूप से। तो बस ये 4 फॉर्मूला तुम्हें ढंग से, धारा लाभ, विभव लाभ, शक्ति लाभ और ट्रांस चालकता याद होगा, तो हर सवाल चुटकी में सॉल्व होगा। तो अपन सवाल सॉल्व करें कि ट्रांजिस्टर एज स्विच पहले समझ ले, तो अपन पहले सवाल सॉल्व करेंगे। ट्रांजिस्टर एज स्विच हम समझेंगे, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच हम समझेंगे, फिर ऊपर आ जाऊंगा मैं, है ना। अपन ट्रांजिस्टर एज अ स्विच समझेंगे, पहले कुछ सवाल करेंगे ताकि जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसकी हमें प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, ट्रांजिस्टर के कौन से विन्यास में प्राप्त शक्ति उच्चतम होती है? कॉमन इमीटर में। मतलब अब दूसरा तो हम पढ़ते नहीं, उत्सर्जक, उवेनिस्ट, उवेनिस्ट मतलब होता है कॉमन। ये जो उवेनिस्ट लिखा है ना, इसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है कॉमन। पहली बात कि सर अब वो कैसे, हम कैसे याद रखेंगे मैक्सिमम? देखो तुम ये याद रखो जो तुमने पढ़ा है उसमें मैक्सिमम होता है। अब हम कंपेयर कैसे करें, हमें तो दूसरा पढ़ना ही नहीं ना, लेकिन ये हमें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहां पे, एक बहुत जोरदार बात और कि सर ये बताइए कि आईसी प्लस आईबी बराबर आई होता है? हाँ होता है। कभी कभी फॉर्मूला पूछ देते हैं सर अल्फा और बीटा में, और कभी कभी नहीं सर, किताबों में कई जगह दिया हुआ है, तो वो क्या होता है समझाता हूं। और कई बच्चे अल्फा और बीटा का फॉर्मूला याद भी रख लेते हैं। सबसे पहली बात, उसको याद तो करना ही है। मैं देख अभी जोरदार तरीके से समझाऊंगा, जितना तुम्हें याद है ना उतना ही याद रहेगा और सारा आंसर तुम सही निकालोगे। ऐसे कैसे हो सकता है? देखो ये सूत्र लिखा मैंने, आईसी प्लस आईबी बराबर आई। क्या सही है? हाँ, कलेक्टर प्लस बेस इमीटर धारा होता है। इसको तुम आईसी से भाग दो, कारण बताऊंगा क्यों। और ये याद रखना, आईसी से भाग देना है, कारण भी बताऊंगा तो और समझ आ जाएगा। आईसी से भाग दिया दोनों तरफ, दोनों तरफ, यहां लिख लेता हूं, दोनों तरफ आईसी से भाग दिया। जैसे ही दोनों तरफ मैंने आईसी से भाग दिया तो ये आईसी बटा आईसी क्या हो जाएगा? 1 प्लस ये क्या होगा सर? ये होगा आपका आईबी बटा आईसी, प्लस ये क्या होगा सर? ये होगा आई बटा आईसी। क्लियर है? अब इसमें सोचो तो बीटा का ही है क्या? बीटा वही बीटा, बीटा 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 से भूलना मत, बीटा यहां है, धारा लाभ। ये 2 चीजें अपने बाद में पढ़ेंगे, बताया था मैंने। तो देखिए धारा लाभ, करंट गेन बीटा, यह आपका कॉमन इमीटर का धारा लाभ, कॉमन इमीटर का धारा लाभ। तो देखो ये आईसी और ऊपर में आईबी, तो ये बीटा होगा कि 1/बीटा होगा? सर आईसी नीचे है, आउटपुट नीचे है, तो 1/बीटा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, 1 प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू आईसी बाई आई। ठीक है, अब इसका क्या नाम है सर? इसी को बीटा कहते हैं क्या? नहीं, इसको बीटा नहीं कहते। सबसे पहले देखो कि इसमें क्या नहीं है, देखो देखो क्या नहीं है इसमें, देखो ना क्या नहीं है सर, इसमें बी नहीं है, मतलब बी किसी काम का नहीं, और जो काम का नहीं होता है वही कॉमन होता है, मतलब ये कॉमन बेस हो गया। कॉमन बेस का धारा लाभ, समझ रहे हो? देखो समझाने का तरीका देखो, फील करो इस बात को। इसमें क्या नहीं है? बेस नहीं है, और जो नहीं है वही कॉमन होता है, तो कॉमन बेस का ये धारा लाभ है। और असल में कॉमन बेस का धारा लाभ नहीं है, उल्टा होता है धारा लाभ। मतलब यहां इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है आईसी बटा आईबी, सॉरी आईसी बटा आई, बेस तो है ही नहीं ना। मतलब सर कॉमन इमीटर में भी कलेक्टर ऊपर और कॉमन बेस में भी कलेक्टर ऊपर। हाँ, और तुम्हें सिर्फ अल्फा और बीटा के बीच ही संबंध पढ़ना है, यहां पे गामा इंट्रोड्यूस नहीं होता। गामा मतलब कॉमन कलेक्टर का नहीं है, पढ़ना ही नहीं, कहीं किताब में लिखा ही नहीं। 2 ही पढ़ना तुम्हें, अल्फा और बीटा। उधर देख, कॉमन बेस का धारा लाभ बता क्या होगा? तो कॉमन इमीटर हो या कॉमन बेस हो,
कलेक्टर धारा ऊपर होगा, कलेक्टर को आउटपुट कहते हैं, तो हो गया ना कांड। कलेक्टर को आउटपुट कहते हैं तो कलेक्टर इसमें भी ऊपर, कलेक्टर इसमें भी ऊपर, और कॉमन इमीटर में बी आएगा और कॉमन बेस में ई आएगा। अच्छा सर, कुछ जनता समझ गई होगी, इसीलिए आपने दोनों तरफ आईसी से भाग दिया है, क्योंकि ये सारा आईसी दोनों में है। यहां भी आईसी है देखो, और यहां बीटा में क्या लिखते हो बोलो, बीटा में क्या लिखते हो बोलो, आईसी बाई आईबी, दोनों में आईसी, इसीलिए हमने आईसी से भाग दिया कि अल्फा और बीटा आसानी से हम लिख पाए। समझ आई कि नहीं आई? उल्टा समझाया बेटा मैंने, पहले वो समझा के लोग यहां आते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या किया, आपको ये पता था, हाँ सर ये पता था, हमने आईसी से भाग दिया। क्यों दिया ये भी समझा दिया, क्योंकि कॉमन बेस हो, कॉमन इमीटर हो, आईसी हमेशा ऊपर रहता है, इसलिए आईसी से भाग दिया तो ये आंसर आ गया, हो गया, यही आंसर है सर। लेकिन आंसर तो कई किताबों में अलग अलग लिखते हैं, अलग नहीं लिखते बेटा, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसी को क्या करते हैं हम, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, तो क्या होगा बोलो, बीटा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा बीटा बटा 1 प्लस बीटा, ये हो जाएगा अल्फा। हाँ, और कई बार क्या करते हैं सर कि बीटा का रिलेशन निकाल लेते हैं अल्फा में, ये तो अल्फा निकाला है ना बीटा में, तो 1 को उधर ले जाते हैं, तो 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा माइनस 1। तो यहां से एलसीएम लेके निकाल लेंगे, यहां से एलसीएम लेके निकाल लेंगे। तो बहुत इजी है ये, कोई खास बात नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये, कोई खास बात नहीं। क्या आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया? तो अपन ये ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए सवाल, सवाल कैसे पढ़ना है और इसमें दिक्कत कहां आती है, दोनों चीजें मैं बताता हूं आपको। सबसे पहली बात याद रखना, ट्रांजिस्टर के सवाल में लैंग्वेज की दिक्कत होगी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, हमेशा लैंग्वेज की दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है बेस, बेस मतलब इनपुट, इनपुट मतलब कलेक्टर, तो वो बोलेगा कॉमन इमीटर कहीं ना कहीं, देखना उभयनिष्ठ उत्सर्जक कॉमन इमीटर, अगर सर ना बोला होता तो भी आपको कॉमन इमीटर ही मानना है। और जैसे कॉमन इमीटर बात हो गई, मतलब बेस ही इनपुट है, तो कभी वो बेस लिख देगा, कभी इनपुट लिख देगा, कभी कलेक्टर लिख देगा, कभी आउटपुट लिख देगा। आपको समझना एक ही चीज है। जैसे यहां पे पढ़िए, ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि मतलब धारा लाभ मतलब बीटा 50 है, तो आपको कैसे पता ये बीटा ही होगा? तो 99% केस में बीटा ही होगा, अल्फा बस रिलेशन में ही आता और कहीं नहीं आता। विन्यास में प्रयुक्त ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध, अब देखो निवेशी मतलब बेस नहीं बोला, लेकिन है ये बेस या इनपुट एक ही बात है, 1 किलो ओम है। प्रत्यवर्ती शिखर निवेशी वोल्टता, निवेशी प्रत्यवर्ती शिखर निवेशी वोल्टता मतलब इनपुट वोल्टेज, वी इनपुट वोल्टेज है 0.01। संग्राहक एसी का शिखर मान क्या होगा? संग्राहक एसी का शिखर मान क्या होगा? धारा पूछा है, धारा पूछा है। अब बेटा अच्छे से सुनना, अब कैसे करे सवाल बताओ। बच्चे को फॉर्मूला सब पता है, लेकिन फिर भी सवाल करने में अटक जाएगा। एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद ट्राई करो। अब सुनो बताता हूं, तुमसे पूछा क्या है, प्रत्यावर्ती संग्राहक एसी धारा का शिखर मान मतलब आईसी, आईसी पूछा। शिखर अगर बेस का भी तुमने शिखर मान दिया है, शिखर वोल्टेज दिया है, तो वो शिखर ही आ जाएगा, अपने को आरएमएस में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। दिया शिखर है तो आउटपुट भी इनपुट शिखर में है, मतलब पीक है तो आउटपुट भी पीक ही आएगा। ऐसे निकालना है, तो सुनना अब ध्यान से। मुझे क्या क्या पता है सर, आरबी और वीन पता है, तो क्या से आईबी निकल जाएगा? हाँ, ये इनपुट वोल्टेज, ये इनपुट रेसिस्टेंस, तो इनपुट करंट यहीं से निकलता है आईबी। कोई खास बात नहीं, इसमें सिंपल लिख सकते हैं आप। तो बताइए इनपुट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? आईबी हो जाएगा आपका वी इन बटा आरबी, ये हो जाएगा आईबी वी इन बटा आरबी। इनपुट वोल्टेज कितना है सर? इनपुट वोल्टेज है 0.01, लिख दीजिए 0.01 ये, और आरबी कितना है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। बेटा किलो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3, और ये 10 के पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 का पावर -5। क्या लिख सकते हैं? 10 का पावर -5। ठीक है सर, ये आईबी आ गया 10 का पावर -5। हाँ, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है, देखो ना 10 का पावर -5 आया। अब आईबी आ गया, और हम जानते हैं बीटा होता है, बीटा की वैल्यू 50 है, बीटा होता है आईसी बटा आईबी। तो आईबी आ गया आपका 10 का पावर -5, इसको यहां ले जाइए, तो 5 इंटू 10 का पावर, सॉरी 50 इंटू 10 का पावर 5, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आईसी को, बीटा की वैल्यू हो गई 50 और इसका हो गया 10 का पावर -5, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम माइक्रो एम्पियर में अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या लिखेंगे हम? 500 माइक्रो एम्पियर लिखेंगे। 50 इंटू 10 का पावर -5 मतलब 500 माइक्रो एम्पियर, तो 500 माइक्रो। वैसे भी 5 के मल्टीप्लायर में एक ही ऑप्शन आंसर आ गया। तो आपने फील किया कि आपको आता था, लेकिन फिर भी आप यहां पे रुक सकते हैं, आपको रिलेशन बिठाना पड़ेगा। क्या बिठाना पड़ेगा? रिलेशन बिठाना पड़ेगा। ये देखिए सवाल,
उपनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर परिपथ में आधार धारा 40 माइक्रो एम्पीयर है, तो VBE क्या होगा? ये थोड़ा मुश्किल सवाल आ गया पहले, कोई बात नहीं, करते हैं। आधार धारा का मान दिया है तुम्हें 40 माइक्रो एम्पीयर, IB 40 माइक्रो एम्पीयर, मतलब बेस में जो करंट जा रहा होगा वो 40 माइक्रो एम्पीयर होगा। चलो तो बेस कहाँ है बताओ तो, यहाँ पे बेस में करंट जाएगा कि निकलेगा? इमीटर से देखो यहाँ पे निकल रहा है, बोला था ना मीटर में एरो लगा होता है, तो बेस में करंट ऐसे आया है, यहां से IB आया है बेटा, और IB आया यहां से, और यहां से क्या आया होगा? IC, यहां से इधर IC आया होगा, इधर से IB आया होगा, कोई खास बात नहीं, ठीक है, समझ गए इतना? अच्छा, हमें निकालना क्या है? बेस से इमीटर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, मतलब बेस कहां है बताना जरा, बेस कहां है सर? ये रहा बेस, इमीटर कहां है बताओ? ये रहा इमीटर, यहां से यहां के बीच में एक रेसिस्टेंस मान लो, और उसमें पोटेंशियल ड्रॉप पूछना है, अपने रेजिस्टेंस नहीं पूछा है, करंट नहीं पूछा है, यहां से यहां का पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है बेस से मीटर का। तो लास्ट लेक्चर में मैंने इक्वेशन लिखना सिखाया था, जब ये प्लस VCC लिखा हो मतलब यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहां से A से चलना शुरू करो और यहां पे B पे पहुंचो जो कि ग्राउंडेड है, मतलब यहां का पोटेंशियल 0 है। तो बताओ A का विभव कितना है? बोलो सर 10 है। चलो माइनस, सर माइनस क्यों लगा लेते हो? धारा की दिशा में जा रहे, देखो यहां से धारा IB इधर आई है, धारा की दिशा में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो हम लिखेंगे IB इंटू RB, ये पोटेंशियल ड्रॉप है, माइनस धारा की दिशा में यहां से यहां तक जा रहा है, तो हमें विभव पतन होगा कुछ। हाँ, तो विभव का ही तो इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सीधा लिख सकते हैं माइनस VBE, और यहां पे पोटेंशियल क्या है? 0, इक्वेशन हो गया। और हमसे यही पूछा है VBE, तो VBE इज इक्वल टू 10 माइनस IBRB, 10 माइनस IBRB हो गया, आंसर आ गया 10 माइनस IBRB। क्या IB पता है? हाँ ये रहा। क्या IC पता है? RB पता है, ये क्या है? तो ये कैसे पता चला? RB लिखा तो नहीं है। देखो बेटा, बेस के बाहर जो रेजिस्टेंस लगा होता है RB होता है, कलेक्टर के बाहर RC होता है, एमीटर के बाहर होता ही नहीं क्योंकि कॉमन एमीटर है। बताओ समझ आया? बहुत ईजी है। अब देखो सवाल, ये नीट 2015, 16, 17, 18 में तुम सवाल जाके देखो, सब यही है। एक ट्रांजिस्टर की VCC 2 वोल्ट है, VCC 2 वोल्ट है, मतलब समझ गए कौन सा VCC? कलेक्टर के बाहर जो कांस्टेंट वोल्टेज का एक बैटरी लगा था, वो है 2 वोल्ट का। इस प्रकार चलाया जाता है कि 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर में आधार धारा में परिवर्तन होती है। आधार, आधार मतलब बेस। ये डेल्टा IB दिया है तुम्हारा 200 माइक्रो एम्पियर माइनस 100 माइक्रो एम्पियर, 100 से 200 गया तो चेंज कितना हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर। तो 100 माइक्रो एम्पियर क्या आया है? आधार धारा की आधार धारा में परिवर्तन। 100 से 200 गया तो परिवर्तन इतना हुआ, और ये गया है 9 से 16.5, तो ये डेल्टा IC हो गया। डेल्टा IC क्या होगा बोलो? 16.5 माइनस 9 मिली एम्पियर, ये मिली में आया है, ऊपर माइक्रो में आया है, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 मिली एम्पियर। और तुमसे क्या पूछा है? बीटा का मान। हाँ, पहली बात मैंने जो समझाई थी कि जब हम ट्रांजिस्टर के सवाल करेंगे तो लैंग्वेज थोड़ा सा लेंदी होगा, वो हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, अननेसेसरी का डेटा होगा, अननेसेसरी का। इसमें बताओ अननेसेसरी का डेटा क्या है, सोच के बताओ। बीटा बराबर हो जाएगा डेल्टा IC बटा डेल्टा IB। डेल्टा IC बोलो 7.5 मिली, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5 मिली एम्पियर, और ये है आपका 100 माइक्रो। तो माइक्रो से अपन देखे ध्यान से तो 2 जीरो कटेगा, और यहां पे 10 का पावर -6 है, और ये 10 का पावर 2 होगा, तो 10 का पावर -4 बनेगा, और ऊपर है 10 का पावर -3, तो कटेगा तो नीचे बनेगा 10 का पावर -1, तो ऊपर जाएगा तो 7.5 नीचे 10 का पावर -1, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। सही बात है, ऊपर 10 हो जाएगा, मतलब 75 आएगा आंसर। ये कैलकुलेशन कर लो तुम खुद, और आसान है यार, कहाँ पे ऊपर 10 हो जाएगा, आसान है, तुम अपने तरीके से भी कर सकते हो। 75 है। तो अननेसेसरी का डेटा क्या था? ये, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। बच्चा पढ़ के सोचता कि अब इसका क्या करे, क्यों करे बे? तू तो देख निकालना क्या है, और उसको हम आसानी से कैसे निकाल सकते हैं दिए गए भौतिक राशि से। देखो सवाल देखो, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर की निवेशी प्रतिरोध मतलब Rin 1 किलो ओम, आधार धारा IB 100 माइक्रो एम्पियर से परिवर्तित होती है। यह 2 मिली एम्पियर से संग्राहक धारा मतलब IC 2 मिली एम्पियर परिवर्तित का कारण यदि ट्रांजिस्टर 5 किलो ओम के लोड प्रतिरोध मतलब RC 5 किलो ओम के लोड प्रतिरोध के साथ कॉमन इमीटर, देख कॉमन इमीटर परिवर्तक के साथ प्रयुक्त, परिवर्तक के AC वोल्टा लाभ क्या होगा? वोल्टा लाभ मतलब AV, वोल्टा लाभ का मतलब होता है AV। वोल्टेज बराबर होता है करंट AV बराबर IR, तो ये होगा IC RC बटा IB RB। बोलो IC कहीं दिया है क्या? हाँ ये रहा 2 मिली एम्पियर, ओ हो 2 मिली एम्पियर। RC दिया है क्या? हाँ RC 5 किलो ओम। IB दिया है कहाँ? ये IB तो है 100 माइक्रो एम्पियर, और ये 1 किलो ओम। फील करो इस बात को।
मतलब जितना चाहिए था ना उतना ही चीज दिया, एकदम एग्जैक्ट। हमें पढ़ के यही तो समझना है कि किस तरीके से आसानी से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाले। देखो किलो ओम से ये किलो ओम कटेगा, माइक्रो एम्पियर से ये मिली कटोगे तो 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, सिंपल। तो 2 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 5/100, ये रहा 100। डबल जीरो से ये काटो तो 10 बचेगा, तो ये होगा 10 × 2 20, 20 बचे 100, 100 आ रहा है आंसर, ये 100 आंसर आ गया। बुझा रहा है बबुआ? लो, अल्फा बीटा के मध्य संबंध क्या होगा, तो फिर से मैं ड्राइव करके बताता हूं। आई बराबर होता है IC + IP। मैंने आपको यही बताया है कि IC से डिवाइड करो, बस तुम्हारा आंसर सामने है। बच्चे रटते हैं और 2-2 3-3 फॉर्मेट में अलग अलग तरीके से रटते हैं। काहे मजदूरी कर रहे हो बे? है तो तुम्हारे पास MR*, क्या करना है, IC से डिवाइड करना है, दोनों तरफ कर दो। ये 1 और ये हो गया तुम्हारा, क्या नहीं है देख, क्या नहीं है सर, बेस नहीं है, तो ये हो गया 1/α इज इक्वल टू 1/β + 1। अब चलो देखते हैं, ये गलत, ये गलत। दो गलत हो गए, समझ ना, दो गलत हो गए, क्योंकि अल्फा और बीटा नहीं, अल्फा और 1/β भी नहीं है, दो गलत हो गए। दूसरी बात, हमें रिलेशन बीटा बराबर इधर प्लस में है, देखो तो इधर ये बीटा निकालो और इधर ले लो तो माइनस होगा, तो ये तो गलत है, ये सही है। देख किन से पता चलता है, सॉल्व कहां करना, ऑप्शन देख फटाफट तुम्हें दिख जाएगा। देखना, ये बीटा बराबर अल्फा में प्लस आया, तो ये बीटा बराबर 1 को उधर ले लो तो माइनस आएगा ना। हाँ, अल्फा बराबर बीटा + 1 आएगा, लेकिन बीटा बराबर अल्फा में माइनस आएगा। देखो अल्फा में माइनस आया तो ये आंसर है। तू सॉल्व करके देख, एक लाइन वही आएगा आंसर। तो कहते हैं बुद्धि लगाना। अब फटाफट देखो, ये कई बार सवाल पूछा है, वोल्टता लाभ मतलब ए भी है 1000 एंड उत्सर्जक निवेशी वोल्टेज वी इन है आपका 0.004 sin ωt + π/2, sin ωt + π/2। संगत निर्गत सिग्नल क्या है, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये हमने इनपुट दिया है। तो ए बी बराबर होता क्या है, ए बी बराबर होता है वी आउटपुट बटा वी इनपुट। तो वी इनपुट को ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो वी आउटपुट बराबर होगा वी इनपुट मल्टीप्लाई 1000। वी इनपुट की वैल्यू बोलो सर, वी इनपुट की वैल्यू ये रही, तो 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4, तो 4 साइन ωt + π/2 + π। सर ये क्या कर दिया सर आपने, अरे ये क्या कर दिया आपने, तो मैंने ये किया बेटा कि मैंने यहां पे +π या -π कुछ भी कर सकते हैं, फेज डिफरेंस है, कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा नहीं पता, तो +π और -π वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन होगा +π करके होगा या तो -π करके होगा। समझ में आया? ठीक है, ये क्या किया मैंने, फेज डिफरेंस लगाया, क्योंकि हमें अगर यहां तक बात करती तो आंसर तो आ जाता, लेकिन इक्वेशन की बात अगर करी है तो हमें पता है कि पाई का फेज डिफरेंस आएगा, कालांतर आएगा। तो देखो सबसे पहली बात कि ये 4 आना चाहिए। 4 किस में है, तो सर इसमें नहीं है, 40 है, ये 4 है, ये भी 40 है, ये 4 है। अब इस दोनों में से आंसर हमें निकालना है, इस दोनों में से हमें आंसर निकालना है। अब बेटा ध्यान से देखो, 4 sin ωt + π/2 - π लिखा है। अगर मैं +π कर दूं तो 3π/2 हो जाएगा, तो 3π/2 नहीं है कहीं भी। और मैं ध्यान से देखूं तो ये है sin ωt π/2 - π करूं तो ये आ गया -π/2, तो आएगा 4 sin ωt - π/2, ये आंसर आ जाएगा। 4 sin ωt - π/2, ये आंसर आ जाएगा। ये क्यों गलत है, क्योंकि ये कॉस के टर्म्स में है। सर कॉस के टर्म्स में का मतलब π/2 का फेज डिफरेंस ही तो होता है। हाँ ठीक है, तो चलो एक बात बताओ, जब इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा मैं, 4 वोल्ट कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूं, चलो वैसे भी तुम जानते हो cos ωt - π/2 होता है sin ωt, तो sin ωt हो गया, तो sin ωt है ना, ये तो सिंपल sin ωt आ रहा है। और तुम्हारा इनपुट क्या दिया था, sin ωt + π/2, पाई का फेज डिफरेंस होना चाहिए। यहां पे कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है बता, ये sin ωt से π/2 आ गए और ये sin ωt में आ रहा है, कितने का फेज डिफरेंस हुआ, ये फेज डिफरेंस हुआ तुम्हारा π/2 का। ये sin ωt है, sin ωt π/2, तो π/2 का तो फेज डिफरेंस नहीं था ना, समझ इस बात को, ये आंसर आएगा। बढ़िया सवाल है बेटा। नेक्स्ट, उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर परिपथ में धारा लाभ इतना है, इतना एमिटर के उत्सर्जक धारा में परिवर्तन में संग्राहक धारा में परिवर्तन क्या है। अब देख सवाल को पर, हिंदी थोड़ा मुझे भी कष्ट होता है। उभयनिष्ठ आधार ट्रांजिस्टर, आधार मतलब उभयनिष्ठ आधार बोल रहा है, कॉमन बेस बोल रहा है, तो कोई बात नहीं, वही अल्फा बीटा का रिलेशन यूज होगा, ऐसा नहीं कि कोई हाई फाई चीज यूज होगा। ट्रांजिस्टर परिपथ में धारा लाभ इतना, अच्छा तो अल्फा की वैल्यू 0.98 है, और क्या इतना मिनट के उत्सर्जक मतलब आई है तेरा 5 मिली एम्पियर, ओहो हो गया ना, आई है उत्सर्जक धारा, तो संग्राहक धारा में परिवर्तन मतलब आईसी पूछा है सर, परिवर्तन पूछा है, हाँ तो डेल्टा डेल्टा वाला रिलेशन यूज होगा, कोई खास बात नहीं। चल देखें यहां पे तो हमें आईसी आई, अरे यार अल्फा बराबर आईसी बटा आई ही तो समझाया था तुम्हें,
तो हो गया ना, ये IC बराबर होगा आई इंटू 0.98। आई की वैल्यू बोलो, आई की वैल्यू है 5 इंटू 0.98। अब तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्व नहीं करना, ये जस्ट 5 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि 0.98 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। हो गया ना आंसर। ट्रांजिस्टर परिवर्तित के लिए शक्ति लाभ तथा वोल्टा लाभ क्रमशः, ये शक्ति लाभ है, ये वोल्टा लाभ है, तो धारा लाभ बताए। गजब करते हो दादा, गजब करते हो। एपी बराबर, देख रहे हो सारा सवाल मैंने नीट का उठाया, सारा सवाल ऐसा ही है। एपी बराबर एवी इंटू बीटा, तो बीटा बराबर हो जाएगा एपी बटा एवी। एक लाइन में आंसर डिवाइड करो, 3 आ रहा है। 1 मिनट, ट्रांजिस्टर शक्ति लाभ, तो शक्ति लाभ ऊपर और ये नीचे, 3 आ रहा है आंसर। उभयनिष्ठ ऊर्जा का निवेशी प्रतिरोध मतलब इनपुट वोल्टेज ये रहा, धारा लाभ बीटा ये रहा। यदि प्रयुक्त लोड इतना है तो ट्रांजिस्टर के ट्रांस चालकत्व की गणना करें। लो भैया, ट्रांस चालकत्व जीएम आ गया, देखो जीएम। तो जीएम में क्या दिया है तुम्हें, धारा लाभ दिया है, तो बीटा बटा आर इन अगर है तो काम हो जाएगा। बीटा है तेरा 20 और आर इन है कहीं के, हाँ निवेशी ये 2, तो 2 किलो ओम। तो देख यहां से ध्यान से, 2 से 2 कटेगा और किलो ऊपर जाए और 0 से 1 0 कटेगा, तो 10 टू द पावर -2 आ रहा है तेरा आंसर। 10 टू द पावर -2 ये रहा, ये आंसर आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ एक्स्ट्रा। अरे ओ मुन्ना बुझाया, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्लियर है, ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, बुझाया। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में 7.89 मिली एम्पियर परिवर्तन उत्सर्जक धारा संग्राहक में 7.8 मिली एम्पियर परिवर्तन उत्पन्न करता है। संग्राहक धारा में तुल्यांकी परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आधार धारा में कितना परिवर्तन आवश्यक है? आधार धारा में कितना परिवर्तन आवश्यक है? सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में 7.89 मिली एम्पियर परिवर्तन उभयनिष्ठ धारा संग्राहक धारा में, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर में इतना परिवर्तन, ट्रांजिस्टर इतना मिली एम्पियर परिवर्तन उत्सर्जक धारा में मतलब डेल्टा आई है, डेल्टा आई है 7.89। संग्राहक धारा में मतलब डेल्टा आईसी है 7.8 मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर है। तो संग्राहक धारा में त्वरित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आधार धारा में, अरे लाला ये कितना आसान सवाल पूछ दिया। डेल्टा आई बी और डेल्टा आईसी मतलब माइनस डेल्टा आई मतलब माइनस डेल्टा आईसी, सिंपल है। ये नीट 2016 फेज 2 का सवाल है और मैं तुम्हें करा चुका देख। कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर परिवर्तक के लिए 2 किलो ओम के संग्राहक प्रतिरोध मतलब आरसी या आरएल 2 किलो ओम। सिरों में ऑडियो सिग्नल वोल्ट था, सिरों में प्रतिरोध के सिरों में मतलब लोड में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। सर ये कुछ ऑडियो बोल रहा है भाई, कहां पर है वो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में आंसर देखो। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक गुणांक 1000 है, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक गुणांक 1000 है। धारा प्रवर्धक गुणांक मतलब धारा है तुम्हारा 100 है, 100। आधार प्रतिरोध मतलब आरबी है तेरा 1 किलो ओम। जो से ज्यादा डेटा दिया हो सकता है लेकिन हमें नहीं पता चलेगा, हमें तो पूरा लिखना पड़ेगा एक बार। तो निवेशी सिग्नल वोल्टा क्या होगा मतलब वी इनपुट पूछा है, वी इनपुट पूछा है। अब क्या करें बताओ, तो सुनो, डेल्टा वी मतलब आउटपुट वोल्टेज बराबर होता है वी आउट बाई वी इन बराबर बीटा इंटू आर एल बाई आर इन। सर आपके दिमाग में ये कैसे आ गया तुरंत से? मेरे दिमाग में इसलिए आया कि इनपुट दिया, आउटपुट दिया और इनपुट पूछ रहा, तो हम उसका यूज करेंगे। देखो ना, ये आउटपुट दिया है और इनपुट पूछ रहा है और मुझे बीटा आर एल आर सी सब दिया, तो यही तो रिलेशन है। देखो ना, आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज इक्वल टू बीटा आर एल बाई आर इन होता है क्या? हाँ, तो देखो यहां से सीधा इनपुट निकल जाएगा। आउटपुट बोलो कितना दिया है 4 बाई वी इन, बीटा बताओ कितना दिया है 100, आर एल कितना दिया है, आर एल 2 किलो ओम, ये 1 किलो ओम, तो ये सिंपल आ जाएगा 2 बस। तो वी इनपुट आ गया आंसर। ये कटा तो ये 2 बटा 100 मतलब 50 या 0.02 आ जाएगा, 20 मिली एम्पियर आ जाएगा, 20 मिली एम्पियर। सर ये क्या किया, कैसे आएगा? देखो ऐसा आएगा 2 बटा 100 आएगा, ठीक है 2 बटा 100। अब 100 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2 और मिली में कन्वर्ट करना है तो 1 0 और लगा दो, है ना, तो 20 मिली एम्पियर हो जाएगा। ये करना आता है ना तुम्हें, सीख चुके होगा अभी। अब ऐसे मत पूछ देना सर ये कैसे किया, बहुत मारूंगा, केमिस्ट्री की क्लास में पहली सिखा देते हैं। अच्छा, री आईपीएमटी 2015 का सवाल। 150 वोल्टा के कॉमन इमीटर पर दिया जाता निवेशी सिग्नल है वी इनपुट इज इक्वल टू 2 कॉस 15t प्लस पाई बाई 2, 15t प्लस पाई बाई 2। तो संगत निर्गत सिग्नल क्या होगा? संगत निर्गत सिग्नल मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, है ना, निर्गत सिग्नल मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो
डेल्टा वी आउटपुट, सॉरी नीचे गिर गया, डेल्टा वी आउटपुट में हमें ए बी और बी का ध्यान रखना है, फेज का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस पाई होता है। तो ये दिया है 15t प्लस पाई बाई 2 कॉस में दिया है, और सारे कॉस में तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस तो हम यहां पे देख लो ना, ये 2 है और 300 आ जाएगा, ये 300 निवेशी सिग्नल, हाँ तो ए वी इंटू वी इन ही तो वी आउटपुट होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 300, और ये रहेगा तुम्हारा कॉस 15t प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई या माइनस पाई लिख सकते हैं, हम देख करके देख लेते हैं। तो प्लस पाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 ऑप्शन में कहीं हमें दिख नहीं रहा है, हमें कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, हमें तो इवन कहीं नहीं दिख रहा है। चलो माइनस करके देखते हैं, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 में से पाई माइनस करेंगे तो माइनस पाई बाई 2, ये भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसमें कुछ लोचा किया है इसने सवाल टाइप करने में, एक बार आप मिला लेना 2015 के सवाल से, मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 रहा होगा पाई बाई 3, नहीं तो मैं एक बार देख के करेक्ट कर दूंगा ना, अब सवाल ही गलत टाइप कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। तो अगर ये पाई बाई 3 देखूं मैं, तो पाई बाई 3 प्लस पाई करूं तो ये हो जाएगा 3 और 1 4, 4 पाई बाई 3, तो देखो ये 4 पाई बाई 3 आंसर आएगा। और अगर आप माइनस में देखते हो, प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग एक ही आंसर होगा। तो माइनस करोगे तो निगेटिव आंसर आएगा, जबकि निगेटिव में कुछ नहीं, देखो ना पाई बाई 3 में से माइनस पाई करोगे तो माइनस 2 पाई बाई 3 होगा, तो निगेटिव में तो कहीं आ नहीं रहा, सब पॉजिटिव में आ रहा है, तो सब पॉजिटिव में देखेंगे, यही आंसर बैठ रहा है 4 पाई बाई 3। समझ में आया, मतलब ये इक्वेशन से कैसे करते हैं सवाल। किसी कॉमन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर में प्रतिरोध वाला संग्रह, ये सारे सवाल हो जाएंगे, अब कोई खास बात नहीं है, सारे सवाल ये तो अब सवाल उसमें बाद में करना अपने को, ये सारे सवाल हो जाएंगे आपसे। 2-3 सवाल है, मैं कराता हूँ मैं ही कराता हूँ, कोई बात नहीं, चल देख 1 मिनट, इसको तो पहले नीचे ले ले, इसको तो हाँ यहाँ रहने दे, और नीचे ले लेते हैं। और ऊपर जो हमने छोड़ा था एक, ये सारे सवाल आपको करा दिए मैंने, ये एक छोड़ा था मैंने, ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको मैं नीचे ले आता हूँ। यार ग्राफ वाला सवाल कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, इसको मैं नीचे लाता हूँ, और मैं ये सारे सवाल करा ही देता हूँ बेटा। अभी यहाँ पे थे हम, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक में 2 किलो ओम प्रतिरोध वाले संग्राहक, मतलब ये आरसी है 2 किलो ओम, 2 किलो ओम, सिरों पर ऑडियो सिग्नल वोल्टेज 2 वोल्ट है, ये तो शायद करा दिया मैंने, ये IPMT 2012 में यही पूछा था, अभी तो कराया बे, हाँ उसमें आंसर कुछ आया था 20 मिली एम्पियर। अरे ये सवाल 16 वाला यही तो कराया अभी यार, देखिए ऑडियो सिग्नल 4 वोल्ट है 16 में, और इसमें ऑलमोस्ट सेम ही सवाल पूछ लिया है। आरसी इतना है, आधार प्रतिरोध मतलब आरबी है तेरा 1 किलो ओम, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ देखो बीटा है तेरा 100, तब निवेशी सिग्नल वोल्टेज का वही सवाल पूछ लिया, और ये नीट 2012 में पूछा, डेटा अलग है, थोड़ा सा डेटा अलग है, तो आराम से कर लोगे, ये मैंने बता दिया। फॉर्मूला भी लिख देता हूं, देख ए वी इज इक्वल टू होगा वी आउटपुट बटा वी इनपुट बराबर बीटा आर एल बाई आर इन। चलो आगे देखते हैं। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध 100 ओम है, मतलब आर इन है तेरा 100 ओम, आधार धारा को 40 माइक्रो एम्पियर के परिवर्तन से परिवर्तित किया जाता है, मतलब तुम आईबी लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, आईबी लिख लो तुम 40 माइक्रो एम्पियर। तुम समझ रहे हो सॉल्यूशन कहां है, ये बस डेटा निकाल के लिखना ही है। इसके फलस्वरूप संग्राहक धारा मतलब आईसी 2 मिली एम्पियर। इस ट्रांजिस्टर का विनिष्ट उत्सर्जक प्रवर्धन इमीटर के रूप में काम में लेते थे। इसका लोड प्रतिरोध मतलब आरसी 4 किलो ओम है, तो वोल्टा लाभ क्या होगा ये सवाल पहले ही करा दिया मैंने। वोल्टा लाभ होता है बीटा, मतलब सिंपल लिख सकते हैं आईसी आरसी बटा आईबी आरबी, चारों चीज एज इट इज दिया हुआ है। आओ AIPMT 2011। एक ट्रांजिस्टर विनिष्ट उत्सर्जक विन्यास में VC 2 वोल्ट पर संचालित है। यदि आधार धारा को इतना से इतना तक मतलब डेल्टा आईबी हो जाएगा तुम्हारा 200, परिवर्तित किया जाए तो संग्राहक धारा 10 मिली से 200, तो डेल्टा आईसी भी हो गया तुम्हारा 10, तब धारा लाभ अब ले लोटा, इसकी जरूरत ही नहीं है। और यही सवाल एग्जैक्टली एक दूसरे लैंग्वेज में मैंने अपनी स्टार्टिंग में किया था अरे इसको भाग दे दे, आंसर आ जाएगा बीटा पूछा है सिंपल, डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी, आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं यार। चल ये सवाल देख, ये सवाल भी मैंने तुम्हें करा दिया है, देख बीटा दिया है 50, बीटा दिया है 50, तो भी पूछा है, भी पूछा है, ऐसे सवाल भी पूछते हैं। देखो बीटा 50 दिया और भी पूछा है, और यहां से आईसी की वैल्यू दे दी है। देखो यहां पे ये डायग्राम है, यहां पे 50 वोल्ट है, मतलब यहां का वोल्टेज 50 है,
यहां से करंट निकल रहा है, मतलब कॉमन इमीटर, सॉरी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि एन ये पी और ये एन ट्रांजिस्टर है, और इसमें कॉमन इमीटर है क्योंकि इमीटर को डायरेक्टली ग्राउंड किया है। यहां पे 50 वोल्ट लिखने का मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 है। ये आरबी 500 है, मतलब बेस रेजिस्टेंस 500 है, ये आरबी है, बेस रेजिस्टेंस 500 है, कलेक्टर रेजिस्टेंस 100 ओम है, और आईसी दे दिया है। हमसे बेस इमीटर वोल्टेज पूछा। देखो बेस इमीटर, बेस ये रहा और इमीटर ये रहा। अभी सब फालतू की चीजों को मिटा देते हैं अपन। हमसे क्या पूछा वो देखते हैं। ये रहा बेस, यहां पे मान लो कोई रेसिस्टेंस होगा तो बेस से मीटर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये पूछा। हमने तो निकालना सिखाया आपको। कैसे सिखाया था बोलो। यहां से वीसीसी पोटेंशियल हो जाएगा और इस तरफ से जाएंगे। मान लीजिए इसमें करंट जा रहा आईसी, तो हम लिखेंगे सॉरी आईबी, तो आईबी आरबी माइनस यहां से यहां तक आएंगे तो माइनस बीबी। एम्स का पूछा हुआ सवाल है, एम्स 2015-16 में पूछा था, तो हम ये निकाल लेंगे सर, लेकिन हमें आईबी नहीं पता। वीबी निकाल लेंगे, उधर ले जाएंगे तो वीबीई हो जाएगा आपका वीसीसी माइनस आईसीआरसी, सॉरी आईबी आरबी। तो हमें सर आईबी नहीं पता, तो एक काम करो, क्या तुम्हें बीटा पता है? हाँ। क्या आईसी पता है? हाँ। तो बीटा बराबर होता है आईसी बटा आईबी। तो ऐसे आईबी निकाल लो, तुम्हें आईसी और बीटा दोनों पता है, और इस आईबी की वैल्यू यहां पे पुट करो। आईबी आरबी दिया हुआ है और ये वीसीसी की वैल्यू हो जाएगी 50 वोल्ट। यहां से चलना शुरू किया था हमने। क्लियर है क्या? अब आइए ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। सारे सवाल कर दिए ना मैंने, ठीक है। अब है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। इसमें पूछते तो बहुत ही कम सवाल है, थ्योरेटिकल सवाल ग्राफ पूछ लेते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली बात, हमने वही कॉमन इनवर्टर ट्रांजिस्टर बनाया था जो एम्पलीफायर पढ़ते समय बनाया था, तो इक्वेशन वही होगा। जैसे आप क्लोज लूप में यहां से यहां चल के लिखेंगे ना, तो इक्वेशन वही बनेगा। वी इनपुट वही होगा, आर वी बीई, देखो बेस से इमीटर का वोल्टेज प्लस आई बी आर बी। इक्वेशन वैसे लिखेंगे जैसा केवीएल लगाया तो वो लगा के देख सकते हो। और वी आउटपुट मिलेगा आपको वीसीसी, ये रहा वीसीसी, वीसीसी माइनस आईसीआरसी। हम यहाँ पे एज ए स्विच में इसको फिक्स्ड वोल्टेज लेते हैं। मतलब फिक्स्ड वोल्टेज का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 5 वोल्ट दे रहा हूं तो 5 होगा, 10 देना हो तो 10 होगा। मतलब ऐसा नहीं कि वेरिएबल वोल्टेज लगा दे। एसी क्या होता है, हम थोड़ी ना चेंज करते हैं, वो खुद ही वेरी कर रहा होता है। यहां पे क्या है कि मैंने फिक्स लगाया 5 वोल्ट मतलब 5 वोल्ट, 10 वोल्ट मतलब 10 वोल्ट, ऐसा लगाया मैंने। ठीक है बेटा, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये इक्वेशन होता है केस 1। सबसे पहले हम देखेंगे केस 1। केस 1 में मैं ऐसा कहता हूं कि इफ वी इनपुट, ये जो वीबी है जिसको आप वी इनपुट कहते हैं, बी 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 वी इनपुट कहते हैं, ये मैंने दिया है 0.1 वोल्ट या 1 वोल्ट से कम। मतलब यार इतना कम वोल्टेज, तो इतना कम वोल्टेज में क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान से। अगर मैं यहां पे वोल्टेज कम देता हूं तो ये है पॉजिटिव, और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये है पी। पी को मैंने पॉजिटिव दिया तो है। इसका जो नी वोल्टेज होगा ट्रांजिस्टर का, जर्मेनियम से बनाओगे तो 0.7, सिलिकॉन से बनाओगे तो 1.1, तो 1.7 के आसपास होगा। लेकिन मैंने 1.1 वोल्ट दिया, तो ग्राफ देखोगे फॉरवर्ड वाइस में लगाया तो फॉरवर्ड वाइस में, लेकिन 0.1 वोल्ट देने का मतलब यहां से करंट फ्लो ही नहीं करेगा यार, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये तो ग्राफ बनाया था, मतलब आईबी होगा 0। समझना इस बात को। हाँ सर, इनपुट करंट हो जाएगा 0 क्योंकि इनपुट वोल्टेज ही नहीं दिया। देखो ना, ये इनपुट, ये आईबी और वी इनके पीछे ग्राफ बनता है। 0.1 वोल्ट देने का मतलब कुछ दिया ही नहीं, आईबी 0। और किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जो गेन दे सकता है ना बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि आईसी और आईबी की वैल्यू ट्रांजिस्टर पे ही डिपेंड करती है, किधर जाएगा और कितना जाएगा, तो बीटा उसका कांस्टेंट होता है। अब ध्यान से बताओ मुझे, क्या बीटा इज इक्वल टू होता है आईसी बटा आईबी? तो आईबी को इधर ले जाऊंगा तो ये इक्वेशन बनेगा। एक बात बताओ, अगर आईबी 0 है तो उस ट्रांजिस्टर की कैपेबिलिटी कितनी भी ज्यादा हो, कैपेबिलिटी बहुत उसकी ज्यादा है, उसकी बीटा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं वोल्टेज ही नहीं लगाया ना, इनपुट वोल्टेज ही नहीं दिया, तो इनपुट करंट 0 है, आईबी 0 है, तो आईसी क्या हो जाएगा सर? आईसी हो जाएगा 0। और अगर आईसी 0 हो जाएगा तो वी आउटपुट के इक्वेशन में देखिएगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ये 0 हो गया, तो बचेगा सिर्फ वीसीसी। क्या बचेगा बोलो? वीसीसी। तो इनपुट वोल्टेज मैंने कितना दिया है? मिनिमम। इनपुट वोल्टेज मैंने 0 दिया है, 0 या 0.1, 0.1 से कम दिया है ना, तो 0.05, 0.03, 0 वोल्ट, 0.1 वोल्ट से भी कम इनपुट एकदम मिनिमम दिया है। तो बेटा यहां पे जो आउटपुट मिला है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट मिला है। सर आप कैसे कह सकते हो ये मैक्सिमम है? क्योंकि देखो ये वीसीसी माइनस कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तो कम कर देगा, लेकिन ये कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो मैक्सिमम होगा। अब केस 2 देख, मजा आ जाएगा, समझ आएगा। जैसे मैं केस 2 की बात करूंगा, मैंने इनपुट वोल्टेज यहां पे दिया है 0.4 वोल्ट से कम,
मतलब 0.12 दिया। जब मैं 0.123 दूंगा तो देखो यहां पे 0.1 था, 0.2 था, 0.3 था, 0.4 था, 0.5 था, 0.6 था, 7 था, 0.7 था, ये 0.4 है। तो 0.4 पे थोड़ा बहुत आईबी फ्लो करना शुरू होगा, बहुत थोड़ा बहुत। तो आईबी इंक्रीज होगा लेकिन इन स्मॉल अमाउंट, तो आईसी भी तरह इंक्रीज होगा, आईसी भी इंक्रीज होगा। और अगर बेटा आईसी इंक्रीज हो गया तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वीसीसी माइनस आईसीआरसी। मतलब आईसी इंक्रीज होने से टर्म कुछ सब्ट्रैक्ट होगा तभी आउटपुट मिलेगा, मतलब आउटपुट क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। बस इतना समझना है। अगर तेरा कलेक्टर करंट कुछ आ गया तो यहां से आउटपुट क्या हो जाएगा, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, मतलब थोड़ा कम हो जाएगा। केस थ्री V इनपुट इज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट या इक्वल टू 0.7 वोल्ट। नी वोल्टेज या नी वोल्टेज से ज्यादा सप्लाई कर दिया, मतलब अब तो जो करंट फ्लो करेगा IB मैक्सिमम, तो IC भी मैक्सिमम। अगर IC मैक्सिमम तो V आउटपुट हो जाएगा VCC मतलब माइनस ICRC। अब माइनस आईसी से मतलब मैक्सिमम पॉसिबल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि आईसी मैक्सिमम है। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन का जो टर्म है देखो ये मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वी आउटपुट क्या हो जाएगा, निगेटिव में नहीं जा सकता क्योंकि निगेटिव में जाते ही ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। क्योंकि मान लो यहां पे निगेटिव में चला गया और एन को तुम निगेटिव दे दोगे, यहां पे जैसे अभी तुम यहां पे हाई दे रहे हो एन को, एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एन को पॉजिटिव देना मतलब रिवर्स वाइज। और अगर ये तुम यहां पे कह रहे हो कि यहां पे निगेटिव वोल्टेज आ गया है ना, ये निगेटिव, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया, मतलब निगेटिव वोल्टेज आ गया तो काम ही करना बंद कर देगा। तो हम बैटरी इस तरीके से सेट करते हैं कि मैक्सिमम आईसी होने के बाद भी ये ऑलमोस्ट माइनस आईसीआरटी सब्ट्रैक्ट होके जीरो के आसपास आ जाए, मतलब मिनिमम आउटपुट हो जाए। मिनिमम आउटपुट कब हो रहा है, जब इनपुट है आपका मैक्सिमम। तीनों ग्राफ को ध्यान, मतलब तीनों डेटा को, केस को ध्यान से प्लॉट करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। देखिए वी आउटपुट वी इनपुट, जब बोलो जब इनपुट मैंने 0 दिया था तो आउटपुट आपका था वीसीसी के बराबर, वीसीसी के बराबर। और 0.1 0.2 भी दिया था तो ऑलमोस्ट वीसीसी के बराबर था, थोड़ा बहुत कम हुआ। जब मैंने 0.4 0.5 0.6 के पास पहुंचा था, 0.6 0.7 नी वोल्टेज के आसपास, तो शार्पली आईबी डिक्रीज हुआ, तो आईसी भी डिक्रीज हुआ तो आउटपुट कम हुआ। और जब मैं 0.7 0.8 0.9 देने लगा तो आईसी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ग्राफ बनता है। इसमें जब केस 1 की बात करें, केस 1 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो इनपुट जंक्शन है 0.1 या 0 वोल्ट होने का मतलब वो रिवर्स बाइस में ही रह गया, और आउटपुट भी रिवर्स बाइस में। देखो क्योंकि ये तेरा आउटपुट वोल्टेज वीसीसी आ रहा है, मतलब ये वीसीसी के बराबर यहां आउटपुट होगा, मतलब ये हाई दिया है मैंने इनको, तो दोनों ही रिवर्स बाइस में है, इनपुट और आउटपुट। तो एक कट ऑफ रीजन में चला जाएगा कॉमन इमीटर। किसमें चला जाएगा बेटा, कट ऑफ रीजन में। तो ये यहां पे हम बोलते हैं रीजन 1, ये होता है रीजन 2 और ये होता है रीजन 3। तो रीजन 1 कौन सा रीजन कहलाएगा, कट ऑफ रीजन। और रीजन 2 में इनपुट जंक्शन को हम फॉरवर्ड वाइज कर देते हैं और आउटपुट अभी रिवर्स वाइज है क्योंकि आउटपुट में कुछ ना कुछ वीसीसी माइनस आईसीआरसी पॉजिटिव मिल रहा है। तो हम यहां पे दूसरे रीजन को कहते हैं सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। और दोनों ही फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा तो सॉरी एक्टिव रीजन, आई एम सॉरी एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन। ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक टेबल बना के बताया था, और इसको कहते हैं हम सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन। आप ध्यान से समझिए, जब इनपुट हाई है तो आउटपुट, सॉरी इनपुट लो है तो आउटपुट हाई है, इनपुट बढ़ाता जा रहा हूं आउटपुट कम होता जा रहा है, इनपुट बहुत हाई है तो आउटपुट जीरो हो गया। तो यही तो गेट करता है, कौन सा गेट, नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट क्या करता है बताओ, तो नॉट गेट इनपुट जब जीरो देते हैं तो आउटपुट हाई मिलता है, और इनपुट हाई देते हैं तो आउटपुट जीरो मिलता है, यही नॉट गेट करता है। नॉट गेट में एग्जैक्टली ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में है, मतलब ऑफ है। यहां पे रीजन 1 में ट्रांजिस्टर ऑफ है क्योंकि ट्रांजिस्टर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहां पे ट्रांजिस्टर ऑन है। तो हम कहते हैं कि ट्रांजिस्टर का वेरियस यूज होता है। पहला यूज गेट हो गया, दूसरा स्विच की तरह यूज करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है चित्र में, कॉमन यूनिट विन्यास में आधार वाइज ट्रांजिस्टर के लिए ट्रांसफर अभिलक्षण वोल्टता तथा निवेशी वोल्टता के मध्य दर्शाया गया है। तो ट्रांजिस्टर कुंजी के समान, मतलब की के समान, कौन से रीजन में यूज करते हैं, गेट के जैसा कौन से रीजन में यूज करेंगे, ऐसे भी समझ लो गेट के जैसा। गेट के जैसा कब रीजन में यूज करेंगे, इसमें ये ऑफ हो जाएगा गेट और ये गेट ऑन हो जाएगा, यहां से करंट फ्लो कर जाएगा ट्रांजिस्टर से। आईवीआईसी कब फ्लो कर रहा है यहां पे, इसलिए इसको ऑन बोलते हैं। और एम्पलीफायर की तरह रीजन 2 में यूज करते हैं, ये होगा आपका एक्टिव रीजन, इसको हम एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। बस ये 2012 में सवाल ही पूछा था। बताओ तो ये क्या पूछा है, की, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। और जो सेकेंड रीजन है उसमें हम एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। बस
एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ट्रांजिस्टर में। मैंने जितना आपको सवाल बरकरार दिया उससे ज्यादा सवाल आपको नहीं मिला। एक सवाल बीच में शायद मेरे से छूटा है, मैं एक बार सीक्वेंस में चल लेता हूँ। ये पेज नंबर 24 है, 25 है, 26 है, 24, देखना अनसॉल्व एक सवाल है बीच में छूटा हुआ, मैं वो करा देता हूं। वो बुक में ऐसा सवाल आपको मिल सकता है, एग्जाम में नहीं मिलेगा। हाँ ये रहा बस। ये क्या है? उभनिष्ठ आधार प्रवर्धक मतलब कॉमन बेस में निवेशी सिग्नल बोलता था, आउटपुट सिग्नल बोलता में कालांतर कितना होगा। ये एग्जाम में नहीं आएगा, किताब में कभी देख सकते हैं, तो सुनिएगा ध्यान से। मैक्सिमम दक्षता या धारा लाभ, विभव लाभ, शक्ति लाभ होता है कॉमन इमीटर में, और कॉमन इमीटर में कालांतर आता है पाई का। कॉमन बेस में कालांतर आता है 0 का। कॉमन बेस की बात करा है, कॉमन इमीटर में ये होगा कॉमन इमीटर। कॉमन बेस में कालांतर होता है 0 का, और उसमें धारा लाभ कम होता है। कॉमन इमीटर में धारा लाभ होता है 0। सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, पढ़ना ही नहीं ना बेटा उसको, बस 2 चीजें बताया है, उसका मैंने एक अल्फा बताया है और कालांतर 0 बताया, बस याद रख लो, हो जाएगा। और ये भी एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको, ये कालांतर क्या होता है। कालांतर का सवाल सिर्फ कॉमन इमीटर के केस में ही आपको मिलेगा, सारे सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सिलेबस फाइनली, यूनिट एंड डायमेंशन शुरू किया था मैंने, और मुझे भी मतलब बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, लंबा संघर्ष था। लेक्चर 2-2 घंटे के रिकॉर्ड करे थे, आपके लिए भी काम मुश्किल था और आपके लिए ज़्यादा मुश्किल था। आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारे पढ़ने थे, तो लगातार कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना, तो कुछ लैगिंग भी आ गया होगा, तो मेहनत करिए थोड़ा सा। फाइनली सिलेबस खत्म हुआ है, कुछ चीज़ें बच गया, जैसे वो इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा जब सिलेबस स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं भी बड़ा दबाव में था। अब किस तरह के दबाव में? दबाव में ये था कि जनवरी आ गया, मई में बच्चों का पेपर है। हाँ, उस समय मई और जून में ही तो पेपर होना था ना। मई में बच्चों का पेपर है, ये जनवरी आ गया, और कई जगह यूनिट डायमेंशन पढ़ाते भी नहीं बेटा, वो उसको डायरेक्ट काइनेमेटिक्स से ही शुरू करते फिजिक्स को। लेकिन मैंने वहाँ से शुरू किया, और मैं थोड़ा सा दबाव में था, जल्दी में, मतलब घबरा गया पहली बार, पहली क्लास। और आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब समझ नहीं पाया कि अपन कैसे इस पर सिलेबस ख़त्म कर पाएंगे, हम कैसे मतलब कर पाएंगे इतने दिनों में, 90 दिन में 2 महीने का सिलेबस, और वो भी इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको सारा कंटेंट भी पढ़ाना है ना। वो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट रह गया मेरे से, बस वही। उसके बाद मैंने सोच लिया कि ना, चाहे जो कुछ भी हो, पढ़ाना तो पूरा है। और चूंकि मुझे 90 दिन में ख़त्म करना था, जो कि मेरी कोविड की वजह से थोड़ा सा बीच में 10 दिन का गैप आ गया, तो चूंकि मुझे 90 दिन में ख़त्म करना था, लेकिन कंटेंट भी पूरा पढ़ाना था। ये मैंने मतलब डिसाइड कर लिया था कि कंटेंट तो इतना पढ़ाऊंगा। वैसे भी हिंदी मीडियम के लिए कंटेंट थोड़ा कम मिलता है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई मिल भी जाता है, लेकिन मेरा ये था कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कंटेंट तो मैं इतना पढ़ाऊंगा जितना नहीं पढ़ पाया होगा कोई कहीं भी। मतलब पूरी सब चीज़ एक एक चीज़ करके समझाऊंगा। तो इस चक्कर में मुझे 2 घंटे के लेक्चर रिकॉर्ड करने पड़े। तो आपको देखने में कष्ट हुआ, मुझे तो संघर्ष करना ही पड़ा, आपको भी कष्ट हुआ, लेकिन यह है कि जो देख पाया और पूरा देख पाया उसको फायदा होगा। अब वो जब रिवाइज करेगा तो चीज़ें उसके आँख के सामने से गुजरती बोलेगा ये तो आता है, ये तो सवाल ने कराया, सर ने कराया था, इस लेवल पे पहुंच गया। तो और दूसरी बात यह है कि सिलेबस हमारा खत्म हुआ है, आपका खत्म नहीं हुआ है। असली काम आपका अब शुरू हुआ है, आपको रिवाइज करना है, पूरे सिलेबस एक बार और पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे रिवाइज करें, ये सारी बातें हम आराम से बात करेंगे, अभी तो क्लास खत्म किया है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंस्ट्रूमेंट जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो मैं पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।